हाँ तो टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। चैप्टर 4 हम लोग बाद में करेंगे, एग्जाम्शन। हाँ एक और चीज, ये सारे कॉमन चैप्टर हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि इंटरमीडिएट में कुछ टॉपिक्स ना हो, तो नॉलेज पर्पस के लिए इंटरमीडिएट वाले चाहे तो आगे भी देख सकते हैं, या जहां तक उनका कवर है सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है पहले, तो जहां तक उनका पोर्शन कवर है वहां तक देख सकते हैं, ठीक है। अब टाइम ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई आया क्यों? तो प्रॉब्लम क्या था ना कि टैक्स पे कब करें, नहीं समझे, टैक्स पे कब करें। मतलब ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई हमें पता है, इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, आईजीएसटी लगेगा कि सीजीएसटी लगेगा कि एसजीएसटी लगेगा, सारी चीजें पता है, लेकिन टैक्स सरकार को देना कब है। तो इसलिए चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई को ऐड किया गया, और टाइम ऑफ सप्लाई हमें बताएगा कब आपको टैक्स पे करना है सप्लाई पे, ठीक है। अब जब आप इस चैप्टर में आइएगा तो फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्शन है, वही क्यों आया टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है, समझ गए। अब जो आपका आता है डेफिनेशन पार्ट, उसमें आपका ये एसोसिएटेड एंटरप्राइज इनकम टैक्स, मतलब इंटरनेशनल टैक्स, इनकम टैक्स क्यों बोलूं, इंटरनेशनल टैक्स में डिफाइन है। क्यों यहाँ पे डिफिनेशन है इसका आपको आगे पता चलेगा, इसका यहाँ होने का कारण क्या है, ठीक है। बाकी आपका जो है दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन कुछ खास नहीं है। अब जो पहला सेक्शन है सेक्शन 12 है, और वो क्या बात करता है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में, और हम लोग इसको एनालिसिस पार्ट से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सेक्शन 12 जो है सबसे पहले बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लगाने का मतलब क्या हुआ, इस केस में सप्लायर इज लायबल टू पे द टैक्स, उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज, इस केस में रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द टैक्स, इस केस में टैक्स टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। थर्ड है सप्लाई ऑफ वाउचर दैट कैन बी यूज टू पे फॉर गुड्स, कभी कभी आपको वाउचर दिया जाता है, ठीक है, तो वाउचर का टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाउचर, जब वाउचर इनकैश किया जाएगा तब होगा टैक्स, तब पे करना है, या जब वाउचर इशू किया जाएगा तब पे करना है, ये आपको यहां पता चलेगा। और अगर ये तीनों में कहीं कवर नहीं है तो रेसिडुअल केस, ठीक है। और फिर आता है एक लास्ट जो कि है एडिशन टू वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट, सिर्फ डिलेड पेमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा, फॉर डिलेड पेमेंट, कहने का मतलब आपने मुझसे क्रेडिट पे सामान खरीदा, मैंने कहा 30 दिन में दोगे तो कुछ नहीं लगेगा, पर 30 दिन के बियॉन्ड दोगे तो 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये 10% इंटरेस्ट या लेट फी लगेगा 500 रुपया, ठीक है। तो इसका टर्म ऑफ सप्लाई क्या होगा, समझ गए। अब जो पहला चीज आता है वो आता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। तो फॉरवर्ड चार्ज में सबसे पहले तो कहा गया, अगर सेक्शन से देखो तो दो अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट का है, ठीक है, लेकिन देखा जाए तो अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट में 4 डेट है, ठीक है। कौन सा 4 डेट है, पहला तो एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस, जो कि आपको इनवॉइस के ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। दूसरा क्या है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड, ठीक है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। उसके बाद है डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जिसमें होता है अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट, जिसमें 2 डेट कहा गया, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट का अर्लियर ऑफ 2 डेट्स होता है। कौन सा 2 डेट्स, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, ठीक है, जिस दिन पेमेंट रिकॉर्ड होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट किसका, रिसीट का बात कर रहा है ना, तो सप्लायर का बुक्स ऑफ अकाउंट, रिसीट किसका होगा, सप्लायर का। ध्यान दीजिएगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, यही जब आरसीएम में जाइएगा ना डेट ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, रिसीट ऑफ पेमेंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि किसका बात कर रहा है, सप्लायर का बात कर रहा है।
तो सप्लायर का बात करा, डेट ऑन विच द सप्लायर रिकॉर्डेड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक ऑफ अकाउंट। ठीक है, किसका बैंक अकाउंट? सप्लायर का। ठीक है, तो इन 4 डेटों में जो अर्लियर डेट होगा वो होता है टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स का अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन एक नोटिफिकेशन आया 2017 में और उस नोटिफिकेशन ने इन दोनों डेट को नेग्लिजिबल कर दिया। किसके लिए? सारे रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जो गुड सप्लाई करते हैं अदर देन कंपोजिशन सप्लायर। मतलब कंपोजिशन सप्लायर के लिए तो अभी भी ये 4 डेट एज इट इज है। ठीक है, कंपोजिशन सप्लायर अभी भी ये 4 डेट को फॉलो करेगा। मैंने कंपोजिशन सप्लायर एडवांस पेमेंट पे टैक्स पे करेगा, भले गुड सप्लाई हुआ हो या ना हुआ हो। लेकिन उसके अलावा जो भी सप्लायर है जो गुड्स का सप्लाई कर रहा है उसे अब इन दोनों डेट से कोई मतलब नहीं है, बस इन 2 डेट से मतलब है। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, पहला डेट। लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड, दूसरा डेट। ठीक है, और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट जिसका हम नीचे पढ़ेंगे अर्लियर ऑफ 2 डेट्स। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। और वो नोटिफिकेशन देखिए यहां लिखा हुआ है। ठीक है, a registered person other than excluding composition supplier should pay GST on the outward supply of good at a time of supply as specified in 12(2)(a). 12(2)(a) क्या था? 12(2)(a) ये सेक्शन है, 12(2)(a) सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लाउज ए, और ये क्या है? सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 क्लाउज बी। तो क्लाउज बी को इररिलेवेंट कर दिया अदर देन कंपोजिशन सप्लायर के लिए, बट क्लाउज बी अभी भी एलिजिबल है कंपोजिशन सप्लायर पे। ठीक है, और क्या बोला? वो बोला डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 12(2)(a) का मतलब क्या है? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू हैव बीन इशूड, इंक्लूडिंग इन सिचुएशन अट्रैक्टिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14। सेक्शन 14 क्या है? सेक्शन 14 नीचे सबसे लास्ट में आएगा, और वो क्या है? चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो ये सेक्शन भी इररिलेवेंट हो गया है अगर आप अदर देन कंपोजिशन सप्लायर हैं, फॉरवर्ड चार्ज में है और गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, दूसरा कंडीशन रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर। ठीक है, और तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन है इसका, तीसरा कंडीशन क्या है बताइए? तीसरा कंडीशन है आपका फॉरवर्ड चार्ज। रिवर्स चार्ज में नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में नोटिफिकेशन लाया गया है। समझ गए? अब आते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि पहले मैंने आपको बता ही दिया। रिलीफ ऑफ नॉट पेइंग जीएसटी ऑन रिसीप्ट ऑफ एडवांस इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये नोटिफिकेशन सप्लाई ऑफ गुड्स पे एप्लीकेबल है, ना कि सप्लाई ऑफ सर्विस पे। और इस नोटिफिकेशन के कारण एडवांस पेमेंट जो मिलता है सप्लायर ऑफ गुड्स को, उस पर जीएसटी पे नहीं करना उसे, जब तक कि वो गुड सप्लाई ना कर दे। मैंने या तो एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशू, जो अर्लियर हो जाए। ठीक है, अब आते हैं डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, जो कि पहले मैंने ऊपर बता भी दिया था और अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? डेट ऑन विच द पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, किसके बुक्स में? सप्लायर के बुक्स में, क्योंकि रिसीट का बात है ना। और द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड टू द एंटिटीज बैंक अकाउंट। किसके बैंक अकाउंट में? सप्लायर के बैंक अकाउंट में, और उसमें क्रेडिट होगा जो अर्लियर हो। ठीक है, अब जब आप ध्यान दीजिएगा तो आप हमेशा देख रहे होंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ है? टू द एक्सटेंड द पेमेंट कवर द सप्लाई ऑफ गुड, टू द एक्सटेंड द इनवॉइस कवर द सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जितने क्वांटिटी के लिए आपने इनवॉइस इशू किया है उतनी ही क्वांटिटी पे आपको टैक्स पे करना है। जितने क्वांटिटी के लिए आपको पेमेंट रिसीव हुआ है उतने ही क्वांटिटी के लिए आपको टैक्स पे करना है। तो पेमेंट वाला पार्ट तो इररिलेवेंट हो गया।
हाँ, कंपोजिशन सप्लायर के लिए रहेगा, बट अदर देन कंपोजिशन सप्लायर के लिए ये वाला पार्ट इज रिलेवेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब एग्जांपल से समझिए, ए लिमिटेड इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ बी लिमिटेड टू सप्लाई 100 केजी का बात हुआ था, लेकिन सिर्फ 80 केजी सप्लाई किया और उसके लिए इनवॉइस इशू किया। तो क्या ए लिमिटेड पूरा 100 केजी पे टैक्स पे करेगा जीएसटी का? भी नहीं, क्योंकि सिर्फ 80 केजी का ही इनवॉइस इशू किया गया है, तो सिर्फ 80 केजी पे वो लायबल है टैक्स पे करने के लिए उस पीरियड में। ठीक है, समझ गया? अब आते हैं नीचे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड अंडर सेक्शन 31। तो लास्ट डेट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, और वो सेक्शन 31 बताता है। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है, आइए लास्ट डेट देखते हैं। बोला गया द इनवॉइस नीड टू बी इशूड either before or at a time of removal of goods where supply involve movement of goods or delivery of goods or making goods available to recipient। ठीक है, नहीं समझे? यहाँ दो केस है, अगर मूवमेंट होता है, ठीक है, तो बिफोर एट अ टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। नहीं समझे? मान लीजिए ये शॉप है, ठीक है, मैं यहां गया, हंसते मुस्कुराते गया, ठीक है, मैंने बोला मेरे को कुछ सामान खरीदना है और उस सामान को मुझे यहां पहुंचाना है। ठीक है, और मैंने कहा पहुंचाएगा कौन? तो बोला पहुंचाओगे तुम ही, या मैं खुद ही लेके जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, जब अगर गुड्स का मूवमेंट होगा तो बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड, जैसे गुड यहां से रिमूव होगा ना, ये यहाँ ठेला लगा हुआ है या ट्रक लगा हुआ है जो भी, ठीक है, जैसे ही ट्रक पे लोड होगा ना, उसके पहले या उसी समय इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मूवमेंट नहीं है, इन एनी अदर केस, मैंने मूवमेंट वाला केस नहीं है, मैं यहां गया, मैंने कहा मुझे एक कॉपी चाहिए, ठीक है, उसने कहा ये लो कॉपी। अब इस वाले केस में ये इनवॉइस अभी इशू करेगा, यहां कोई मतलब नहीं। समझ गया? आया समझ में? अगर मूवमेंट का केस है, ठीक है, तो रिमूवल के पहले या रिमूवल के टाइम, जैसे रिमूवल होगा उसी टाइम। अगर डिलीवरी वाला केस है, मतलब मैं गया, मुझे डिलीवर कर दो, अब मैं अपना कार्ड लेके जाऊं, ये वाला केस, ठीक है, यहाँ पे अपना वाला केस नहीं कवर है। यहाँ पे मूवमेंट शायद वही खुद करेगा, मतलब मूवमेंट होना चाहिए जो भी हो, मुझे यहाँ दे दिया गया, ठीक है, उसका काम खत्म, तो वो इनवॉइस, इनवॉइस का 10 ही डिलीवरी कर दिया, मेरे को अवेलेबल करा दिया, अब मैं जिम्मेदार हूं उस गुड्स का, पूरा रिस्क रिवार्ड मेरा। ठीक है, तो उस केस में समझ गए? मतलब दोनों केस में सिंपल सिंपल समझो। इस वाले केस में मूवमेंट इन्वॉल्व था तो बोला मूवमेंट का पहले कर दो, इस वाले केस में मूवमेंट नहीं था, यहीं पे रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर हो गया था मेरा। यहाँ रिस्क रिवार्ड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होगा, रिस्क रिवार्ड घर पे पहुंच के मैं चेक करूंगा, सामान सही होगा तभी पैसे दूंगा, तो यहाँ रिस्क रिवार्ड ट्रांसफर होना था बाद में, लेकिन कोई मतलब नहीं है, रिस्क रिवार्ड से कोई मतलब नहीं है इस वाले केस में। ट्रांसफर यहाँ से लोड होना बस, गोदाम से बाहर निकला, शॉप से बाहर निकला, आपको इनवॉइस इशू कर देना है। समझ गए? यहाँ पे मैं खुद आया था, मेरे हाथ में दे दो, मुझे इशू कर दो। समझ गए? तो अगर मूवमेंट का केस है तो बिफोर एट अ टाइम ऑफ रिमूवल, और अगर मूवमेंट का केस नहीं है, कोई और केस है, तो डिलीवरी और मेकिंग गुड्स अवेलेबल। समझ गए? आया समझ में? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, अब ये क्या होता है? ये होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जहां मैंने कर रखा है, एक फैक्ट्री है, ठीक है, उस फैक्ट्री ने बोल रखा है कि मुझे कंटिन्यूअस बेसिस पे आयरन चाहिए या स्टील चाहिए, ठीक है, और ये एक कंपनी है जो आयरन और स्टील बेचती है। इसने कह रखा है मुझे हर महीने 100 केजी चाहिए, या जो भी चाहिए, मैंने मिनिमम 100 केजी चाहिए, मैं 200 केजी भी ले सकता हूँ, 300 केजी भी ले सकता हूँ, मिनिमम 100 केजी चाहिए। तो ये कंटिन्यूअसली से सप्लाई करता रहेगा हर मंथ, ठीक है, या डेली का, और डेली सप्लाई कर रहा हो 10-10 केजी या 5-5 केजी डेली, तो इसे कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में इनवॉइस कब इशू होगा? तो
तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स में कहा गया बिफोर एट अ टाइम, या तो पहले या उसी समय, ठीक है, ऑफ इशुएंस ऑफ पीरियोडिकल स्टेटमेंट, या तो जब यह स्टेटमेंट इशू करेगा, समझे, या रिसीप्ट ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, नहीं समझे, हो सकता है ना ये इसे स्टेटमेंट इशू करे कि सर आपका 90 केजी का सामान हमने आज तक भेज दिया है, तो 90 केजी के लिए आज ही रिकॉर्ड करेगा, आज ही इनवाइस इशू करेगा, जिस दिन स्टेटमेंट भेजा ना 90 केजी का भेज चुका है, 90 केजी का इनवाइस आज इशू करेगा ये। अब हो सकता है कि इसने 90 केजी ना भेजा, ठीक है, लेकिन इसे 100 केजी का पैसा मिल गया है, कितने केजी का, 100 केजी का, भेजा 90 केजी था, 100 केजी का पैसा मिल गया है, तो जिस दिन पेमेंट मिल गया, नहीं समझे, तो 100 केजी के लिए इशू करेगा ना कि 90 केजी के लिए, क्योंकि पेमेंट 100 केजी का मिल चुका है, आया समझ में। तो इनवाइस कब इशू करना है, या तो जब स्टेटमेंट इशू कर देंगे या जब ये पेमेंट रिसीव हो जाए इसके थ्रू, ठीक है, जो पहले आ जाए, ऐसा नहीं है, ध्यान देना, प्रोडिकल स्टेटमेंट, रिसीट ऑफ प्रोडिकल पेमेंट, जो अर्लियर हो जाए, यहाँ पे लिख लो, लिखा नहीं है ये, बट जो अर्लियर हो दोनों में से, या तो स्टेटमेंट पहले इशू हो तो स्टेटमेंट के टाइम इशू करना है, या रिसीट पहले हो जाए पेमेंट का तो पेमेंट के टाइम इशू करना है, ठीक है, समझ गए। Continuous supply of good is the supply of good provided or agreed to be provided continuously on a recurring basis under a contract and for which the supplier issue an invoice to the recipient on regular or periodic basis and include supply of such good as the government may subject to such condition। और बाकी गवर्नमेंट अगर कुछ चाहता तो ऐड करे, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझ गए। हाँ ये क्या है, कभी कभी क्या होता है कि जो सामान है वो भेजा जाता है अप्रूवल बेसिस, ठीक है, मतलब अगर से सामान पसंद आया तो ये रख लेगा, ठीक है, अगर से सामान खराब लगा तो ये वापस कर देगा सामान, समझ में आया। तो इस केस में कहा गया इनवाइस कब इशू करे, कि अब तो सामान वापस भी कर सकता है ना ये, समझ गए। तो बोला गया 6 महीना, ठीक है, जिस दिन से गुड यहां से रिमूवल हुआ वहां से 6 मंथ, ठीक है, या एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ये क्या हुआ, जब इसने अप्रूवल दे दिया, ठीक है। इन केस ऑफ गुड सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न इनवाइस शुड बी इशूड बिफोर और एट अ टाइम ऑफ सप्लाई, समझ गए, जब इसने अप्रूवल दे दिया, समझ में आ गया, और 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, जो अर्लियर हो, समझ गए, या तो इसका अप्रूवल पहले आ जाए, ठीक है, या 6 महीने से 6 महीना खत्म हो जाए, तो जिस दिन 6 महीना खत्म हुआ उस दिन वैसे इशू करेंगे, या तो ये अप्रूवल पहले दे दे तो उस दिन इशू करेंगे, या फिर सामान वापस कर दिया तो इशू ही नहीं करेंगे, 6 महीने के अंदर अगर सामान वापस दिया तब इशू नहीं करेंगे, समझ में आया। 6 महीने के अंदर अगर सामान वापस कर देता है तो इशू नहीं करेंगे, अगर 6 महीने के बाद वापस कर रहा है तो फिर प्रोसीजर अलग हो जाएगा, ठीक है, तब उस केस में मुझे पहले रिटर्न पेमेंट ऑफ टैक्स पे करना पड़ेगा, 6 मंथ खत्म होते ही टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस पीरियड में 6 मंथ फॉल करेगा उस दिन टैक्स पे करना पड़ेगा उस मंथ में, ठीक है। अब उसके बाद रिटर्न, उसके बाद अगर वो रिटर्न कर दिया, हो सकता है रिटर्न का प्रोविजन हो 1 ईयर का हो, रिटर्न का क्राइटेरिया, अगर उसके बाद रिटर्न कर दिया तो फिर प्रोसीजर अलग होगा, ठीक है। उस केस में फिर इसको प्रॉपर क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स इसको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा, अगर क्लेम किया है तो रिसिपिएंट, तो फिर वो प्रोसीजर पूरा अलग हो जाएगा, समझ गए। लेकिन 6 महीना के अंदर अगर वापस कर दिया, इनवाइस इशू नहीं किया है, अगर इनवाइस इशू कर दिया तो गलती है इसका, क्यों कर दिया, अप्रूवल मिलने के पहले इशू, तो फिर टैक्स दो, अप्रूवल मिलने के पहले भी अगर ये इशू कर देगा इनवाइस ना, तो टाइम ऑफ सप्लाई, क्या टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड, ठीक है। तो लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड वाला अगर केस है, ये तो लास्ट डेट है ना, इनवाइस इसके पहले भी इशू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन 10 जून, द इनवाइस फॉर सेम इज इशूड ऑन सेम डे, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 10 जून, काम खत्म,
लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू इशू तो 10 ही जून था ना इसका, और एक्चुअल डेट अपना 10 ही जून है इसका। कैसे? 10 तारीख को इशू भी कर दिया, और लास्ट डेट क्या कहा था? लास्ट डेट का सेक्शन क्या बोला था? मेकिंग अवेलेबल द गुड्स। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं है तो मेकिंग अवेलेबल द गुड्स, जिस टाइम तुम अवेलेबल करा रहे हो उस टाइम। ठीक है। बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन 10 जून। ऐसा नहीं कि मेकिंग अवेलेबल द गुड्स है, इसमें तुम पहले इशू कर सकते हो, लास्ट डेट है, उसके पहले इशू किया तो उसके बाद नहीं इशू करना, उसके बाद इशू करोगे तो वही लास्ट डेट को ही मान लेगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये है वो सेक्शन, ध्यान रखना। बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन 10 जून, द इनवॉइस फॉर सेम इज इशूड ऑन 10 जून। पेमेंट ऑफ टैक्स से मतलब ही क्या है? जब तक कंपोजिशन ना हो, 10 जून। अगर पेमेंट ऑफ टैक्स का सेक्शन में अप्लाई होता तो यहाँ 5 जून आ जाता। ठीक है, इन क्योंकि नोटिफिकेशन के कारण ये इरेलीवेंट हो चुका है, समझ गया? यहाँ पे देखो तुम्हारा बना दिया है वो डायग्राम पूरा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड, द डेट ऑन विच पेमेंट इज क्रेडिटेड। ठीक है, और वो अपना उसका बना दिया है। ठीक है, एडवांस पे कुछ नहीं देना है क्योंकि नोटिफिकेशन का दिया हुआ है चार्ट, समझ गए? तो जब भी रिवाइज करना कुछ नहीं करना, यहाँ से पढ़ना, सेक्शन 31 पढ़ना, बात खत्म, समझ गए? 2 पेज में फॉरवर्ड चार्ज खत्म। अब क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन 10 जून, द इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड ऑन 12 जून। तो लास्ट डेट क्या था? 10 जून। तो पेमेंट से तो मतलब है नहीं, कंपोजिशन सप्लायर तो है नहीं, तो टाइम सप्लाई क्या होगा? 10 जून। बी लिमिटेड इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद सी लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ये कंटिन्यूअस सप्लाई है। ठीक है, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट सी लिमिटेड मेक द पेमेंट ऑन 10 डे ऑफ ईच मंथ। तो इनवाइस कब इशू करना है? 10 या 10 के पहले, और पेमेंट 10 को मिलेगा। तो अगर स्टेटमेंट इसके पहले इशू हो गया तो फिर स्टेटमेंट उसके पहले। ठीक है, बी लिमिटेड इशू इनवाइस ऑन सेम डे, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स 10 तारीख, कोई दिक्कत नहीं। 10 के पहले अगर इनवाइस इशू करे तो 10 ही तारीख है। ठीक है, या उसके पहले का डेटा इशू कर दिया तो इसके बाद का अगर इनवॉइस इशू करेगा ना तब ये डेट आ जाएगा। ठीक है, अगर 9 को किया तो 9 हो जाता टाइम ऑफ सप्लाई, समझ गया? बी लिमिटेड सेंड गुड टू सी लिमिटेड फॉर सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, 10 जनवरी को भेजा। सी लिमिटेड 15 अगस्त को अप्रूव किया। ठीक है, तो जोड़ो 10 जनवरी से, तो 10 जनवरी से 10 फरवरी, 10 फरवरी से 10 मार्च, 10 मार्च से 10 अप्रैल, 10 अप्रैल से 10 मई, 10 मई से 10 जून। ठीक है, 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई तक अगर इनवॉइस इशू नहीं किया तो लास्ट डेट इनवॉइस इशू करने का क्या है? 10 जुलाई। शुड इशू द इनवॉइस ऑन 10 जुलाई। ठीक है, पर इशू कब किया, अप्रूव कब किया? 15 अगस्त को। अगर इसके पहले अप्रूव कर दिया होता ठीक है, वही डेट मान लेते टाइम ऑफ सप्लाई। इनका है कि 10 जुलाई के बाद अप्रूव किया, टाइम सप्लाई क्या हो जाएगा? 10 जुलाई। द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस इज आउट टू बी इशूड 10 जुलाई की उस केस में। ठीक है, फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स इज 10 जुलाई, समझ गए? अब ये एक्सेस पेमेंट अप टू ₹1000 कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, कंपोजिशन सप्लायर के लिए फर्क पड़ ही सकता है। ठीक है, उसको फर्क उसको तो मतलब होता नहीं ज्यादा, 1% टैक्स पे करता है चुपचाप वो। लेकिन इस सेक्शन का एज इट इज नोटिफिकेशन आने के बाद इररिलेवेंट हो गया है। ठीक है, और लिखा भी हुआ है क्या बेसिकली, अगर तुमको ₹1000 का एडवांस पेमेंट मिल गया, अगर पहले का प्रोविजन होता, पहले वाला प्रोविजन होता, तो इस ₹1000 पे तुमको उसी टाइम टैक्स पे करना था जब पेमेंट मिला। तो वही कह रहा है, ₹1000 एक्सेस में मिल गया, जितना गुड इनवाइस को ज्यादा। ठीक है, गुड इनवाइस बाय द वे 2000 का था और तुमको ₹3000 दे दिया वो, तो ₹1000 एक्स्ट्रा मिला। तो ₹1000 एक्स्ट्रा तुम चाहो तो नेक्स्ट इनवाइस तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो जब नेक्स्ट इनवाइस इशू करोगे उस टाइम इस पर टैक्स दे सकते हो। यही कहना था इस सेक्शन का। ठीक है, बस ₹1000 के लिए, अगर ₹1000 एक्सेस में मिला है, किससे? इनवाइस वैल्यू से। ठीक है,
अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है। अगर डेट ऑफ इनवॉइस नहीं पता, डेट ऑफ पेमेंट नहीं पता, तो रेसिडुअल सेक्शन है ना, उससे पता करना। ठीक है, अब आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में टैक्स कौन देगा? रिसिपिएंट। अब रिसिपिएंट टैक्स देगा तो सारा चीज रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, समझ गए? पहले क्या देख रहे थे हम लोग? सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। ठीक है, अब यहां पे हम लोग रिसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, समझ गए? तो रिसिपिएंट को क्या देखना है? सबसे पहले डेट ऑन विच गुड्स आर रिसीव्ड, कब उसको सामान मिला। ठीक है, डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, ये पहला डेट, ये दूसरा डेट और ये तीसरा डेट। द डेट ऑन विच द सेम इज डेबिटेड इन हिज बैंक अकाउंट। बेसिकली ये क्या है? ये है डेट ऑफ पेमेंट। और डेट ऑफ पेमेंट जो होता है वो अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट। वहां डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट था, उसमें क्या था? जब सप्लायर के बैंक में पैसा क्रेडिट हुआ या जब सप्लायर ने बुक में रिकॉर्ड किया। यहां पे क्या हो जाएगा? जब रिसिपिएंट ने बुक में रिकॉर्ड किया या जब रिसिपिएंट के बैंक अकाउंट में से पैसा डेबिट हुआ। ठीक है, जब रिसिपिएंट ने बुक में रिकॉर्ड किया, जब उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हुआ, या फिर इनवॉइस इशू होने के बाद 30th डे जो होगा फ्रॉम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। समझ गए? डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज, मतलब क्या हुआ? 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस। समझ गए? 31st डे फ्रॉम इशू ऑफ इनवॉइस कहने का मतलब हुआ डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 30 डेज, मतलब 30 डेज के बाद जस्ट जो दिन आएगा, 31 दिन हो गया ना डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस से। समझ गए? अगर नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, इन ये पांचों डेट, आपको 4 डेट है ना, ये चारों डेट नहीं मिल पा रहा, तो क्या करिएगा? इफ नॉट पॉसिबल द टाइम ऑफ सप्लाई, तो क्या होगा? टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स। अरे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारता है ना रिसिपिएंट, तो जिस दिन गुड्स का एंट्री मारा, समझे? गुड्स अकाउंट डेबिट, तो कैश बैंक या जो भी क्रेडिटर डेटर जो भी क्रेडिटर मारेगा, डेटर नहीं, कैश बैंक या क्रेडिट। ठीक है, जिस दिन गुड्स का क्रेडिट मारा, सॉरी, जिस दिन गुड्स का एंट्री मारा अपने बुक में, उस दिन को आप मान लोगे टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, अगर ये डेट अवेलेबल नहीं है तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें वो नोटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। वो नोटिफिकेशन फॉरवर्ड चार्ज के लिए था। 3 कंडीशन, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, फॉरवर्ड चार्ज और सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स होगा तभी ना, भूल भी गया क्या? ये था ना, कहां चला गया यार? दिखाया था ना, सप्लाई ऑफ गुड्स, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन सप्लायर और फॉरवर्ड चार्ज। जब ये 3 कंडीशन होगा तभी वो नोटिफिकेशन अप्लाई होगा। तो यहाँ तो रिवर्स चार्ज है, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या था? वो मैंने अपने से बनाया है 3 कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या था? फॉरवर्ड चार्ज, और ये क्या है? रिवर्स चार्ज। समझ में आ गया? बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन चार्ज। ठीक है, चार्ज उनको इशू किया, समझ गया? द गुड्स आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस इशू किया 4 जून को, 12 जून को सामान मिल गया, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स 12 जून। ठीक है, सी लिमिटेड रिकॉर्ड द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट 30th जून एंड द सेम इज डेबिटेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट 2 जुलाई। तो डेट ऑफ पेमेंट क्या हो गया? 30 जून। समझ गए? अब बताओ टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो यहाँ पे 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा? पहले ये निकालो। तो 31st डे क्या होगा? 31st डे होगा 4 जून है, तो जून में कितना दिन होता है? 30 दिन। तो 30 माइनस 4, 26 दिन, तो इधर हो गया 5, तो वो हो जाएगा 5 जुलाई। ठीक है, तो 12 जून, 30 जून और 5 जुलाई, कौन पहले? 12 जून। तो टाइम सप्लाई क्या होगा? 12 जून। समझ में आ गया? तो देखो सेम क्वेश्चन है ये भी। बी लिमिटेड सेल गुड टू सी लिमिटेड ऑन 4 जून, गुड आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस इशू हुआ 4 जून को, रिसीव हुआ 6 जुलाई को।
और 21 जुलाई को पेमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटर किया और 31 जुलाई को डेबिट हुआ, तो यहाँ डेट ऑफ पेमेंट होगा 21 जुलाई। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट निकाल देना हमेशा 21 जुलाई, जो अर्लियर डेट हो। अब 6 जुलाई, 21 जुलाई और 31 डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो फिर वही 5 जुलाई हुआ, तो 5 जुलाई होगा टाइम ऑफ सप्लाई, द 38 डे, द डे इमीडिएटली फॉलोइंग 38 डे, इसको तुम क्या लिख सकते हो 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। ठीक है, B Limited sell good to C Limited on 4th June. The goods are taxable under reverse charge. The invoice for same issued on 4th June. C Limited received the goods on 27 जून। लेकिन पेमेंट कब मिल चुका है इसको, पेमेंट ने बुक में कब एंटर कर लिया है 10 जून को, और 2 जुलाई को डेबिट हुआ है बैंक, तो इसका मतलब डेट ऑफ पेमेंट तो हो गया 10 जून। तो अब 4 जून से 31 दिन तो 5 जुलाई होता है, तो 5 जुलाई, 27 जून और 10 जून कौन अर्लियर है, 10 जून। आया समझ में, डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, देखो डेट ऑफ पेमेंट का है लिखा है ना, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द 38 डे फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस। समझ गए। अब यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, अगर ये चारों डेट अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करोगे, डेट ऑफ एंट्री ऑफ गुड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि रिवर्स चार्ज का बात करो ना, सारा पॉइंट ऑफ व्यू रिसिपिएंट का होगा। ठीक है, अब जो है वाउचर, वाउचर काफी इजी, कुछ नहीं करना है। अगर तुम्हें पता है कि उस वाउचर से क्या खरीदेगा वो, ठीक है, क्या बोला, इफ द सप्लाई दैट इट कवर इज आइडेंटिफिएबल, अगर तुम्हें पता है कि वो क्या खरीदेगा। दूसरा केस तुमको पता नहीं है, तो अगर पता है मतलब इन अदर केस, मतलब क्या, जो तुमको पता नहीं है क्या खरीदेगा, कुछ भी खरीद सकता है। ठीक है, वो मनी का वाउचर है, 1000 रुपए का वैल्यू रखता है, उस 1000 रुपए से मैं कपड़ा खरीद सकता हूँ, उस 1000 रुपए से मैं साबुन खरीद सकता हूँ, उस 1000 रुपए से मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो होता है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। मैं जिस दिन मैं उस वाउचर को लेकर काउंटर पे जाऊंगा, कहूंगा लो ये वाउचर 1000 रुपए का है, मुझे 1000 रुपए का ये सामान दे दो, क्या दो पता नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता है कि ये वाउचर से तुम सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैकबेरी का शर्ट खरीद सकते हो, या इस वाउचर से तुम सिर्फ और सिर्फ एसी खरीद सकते हो, या कुछ भी खरीद सकते हो, तो उस केस में डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। समझ गए। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या खरीद सकते हो तो ठीक है। जैसे देखो यहाँ डायग्राम दिया गया है, फूड पास, पता नहीं था क्या खरीदेगा ये। ठीक है, कुछ भी खरीद सकता था, कोई भी फूड। तो यहाँ पे सप्लाई आइडेंटिफिएबल नहीं है, तो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। अगर पता है कि सिर्फ शर्ट खरीद सकता है, ठीक है, तो इस केस में आइडेंटिफिएबल है, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। समझ गए। A Limited sell food coupon to B Limited. The company give this coupon to its employee as a part of the agreed perquisite. ठीक है, द कूपन कैन बी रिडीम्ड फॉर परचेज ऑफ एनी आइटम, यहाँ पता नहीं है क्या खरीद सकता है। ठीक है, द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफिएबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, तो क्या होगा, व्हेन द वाउचर इज रिडीम्ड, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी, द कूपन विल बी रिडीम्ड। ठीक है, अच्छा डेट नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ सेल ऑफ कूपन, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द कूपन विल बी डेट ऑन विच द एम्प्लॉय रिडीम, यहाँ चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है जिस दिन वो रिडीम करेगा। समझ गए। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में विथ ईच परचेज ऑफ लार्ज पिज्जा, परफेक्ट पिज्जा से अगर पिज्जा खरीदता है तो उसको वाउचर मिलता है। ठीक है, तो इस केस में पता है कि पिज्जा खरीदेगा। ठीक है, जब पता है कि पिज्जा खरीदेगा, टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, जिस दिन वाउचर इशू हुआ। ठीक है, वन कैन बाई अ वाउचर फॉर 20 विच विल बी रिडीमेबल टिल 5 जनवरी, रिडीमेबल 5 जनवरी तक। उससे क्या मतलब है, मुझे पता है तुम पिज्जा ही खरीदोगे, आइडेंटिफिएबल है ना गुड्स, आइडेंटिफाइड है, क्या खरीद सकते हो। तो समझिए। अब आता है जैसे डुअल केस, ऊपर वाले केसेस में क्या हुआ, मुझे पता नहीं चल रहा, सब कुछ कर लिया मुझे, फिर भी टाइम सप्लाई का पता नहीं चल रहा, तो उस केस में कहा गया कुछ मत करो, अगर पता नहीं चल रहा तो क्या तुम रिटर्न फाइल करते हो। ठीक है, अगर तुम पीरियोडिकल रिटर्न फाइलर हो तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑन विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल, जब तुम रिटर्न फाइल करोगे वही डेट होगा। ठीक है, अगर तुम अदर केस है तो जिस दिन जीएसटी पे करोगे, ठीक है, जिस दिन जीएसटी पे करोगे काम खत्म। मतलब ये टोटली इरेलेवेंट पॉइंट है, पता चल ही जाता है। ठीक है,
अब इंटरेस्ट लेट फी और डिलेड पेमेंट के लिए क्या कहा गया? तो इंटरेस्ट लेट फी और डिलेड पेमेंट के लिए कहा गया जब ये मिलेगा। नहीं समझे? अगर तुमको इंटरेस्ट मिलता है, लेट फी मिलता है, पेनल्टी मिलता है, किस लिए? डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे मेरा पैसा बहुत लेट से दे रहे हो, इसलिए मैंने तुम पर इंटरेस्ट लगाया है। तो उसके लिए कहा गया टाइम ऑफ सप्लाई होगा इज डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। जिस दिन वो पैसा मुझे मिलेगा उस दिन उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा। ए लिमिटेड सोल्ड गुड टू बी लिमिटेड ऑन 6 जून with a condition that interest at the rate 2% per month will be charged। अगर बी लिमिटेड ने 15 दिन में पैसा नहीं दिया तो गुड 6 जिनको इनवाइस कर दिया था तो गुड्स के लिए तो वही दिन लाइबल था, टैक्स पे कर दिया। बी लिमिटेड कंसिडरेशन पे किया 6 जुलाई को। अब 6 जुलाई को पे किया तो इंटरेस्ट भी पे किया है कि डिले हो गया 15 दिन से, तो 2% दिया होगा। जब 2% दिया तो वो 2% टैक्सेबल होगा 6 जुलाई को, जबकि गुड्स जो था वो टैक्सेबल होगा 6 जून को ही, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवाइस इज आउट टू बी इशूड। समझ गए? अब ये आपका सारा चार्ट है पूरा सेक्शन का। उसके बाद है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो आज के लिए यहीं पे रुक जाते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स खत्म हो गया। काफी इजी प्रोविजन है, काफी इजी सेक्शन है। इंटरमीडिएट में तो क्वेश्चंस आते हैं, फाइनल में आने का चांस कम है। फाइनल में पता है कैसे आएगा? आईटीसी के क्वेश्चन के अंदर आएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है एमसीक्यू में दे दे, एमसीक्यू में देता तो नहीं है जल्दी, या हो सकता है कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन 2-4 नंबर का दे दे, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो आईटीसी के साथ मर्ज होके आता है। ठीक है, चलो तो